नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 1 जून है 2023 और जो मध्य प्रदेश में वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके जो क्वेश्चन हैं फर्स्ट शिफ्ट के वो आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इस क्लास में अपन जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पक्ष ज़्यादा रहा, किस पक्ष से अलग प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सामान्य अध्ययन थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले वाले पेपर में भी यदि देखें तो सामान्य अध्ययन थोड़ा डिफरेंट था। इस वाले में भी देखा जाए तो एक तरीके से मॉडरेट है, इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है और इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अपन इसको चालू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम ये देखेंगे कि आज लड़के लोगों ने कितना स्कोर किया हुआ है, जिससे आप लोगों को एक अंदाजा हो सके कि हाँ भैया इतने इतने नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चालू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है ताकि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाए। चलिए, शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहले ही अपन देखेंगे जीके प्लस करंट पे यानी सामान्य अध्ययन पे। तो शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व विज्ञान दिवस एक सरल बात है, लेकिन शांति और विकास का तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो कब है? 10 नवंबर। क्लियर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में, याद रखिएगा, विश्व विज्ञान सम्मेलन में हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन बुडापेस्ट में हुआ। बुडापेस्ट कहाँ है दोस्तों? हंगरी की राजधानी है। हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप फैक्ट को याद रखें, चूंकि इससे आया हुआ है तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में ये आ जाए। कब? 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। वैसे भी फरवरी 28 का महीना होता है, तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब कि एक तरीके से जब शब्द राष्ट्रीय लग जाता है तो क्या होता है कि वो भारत में ही मनाया जाता होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल साइंस डे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ? हुमायूं, चलिए देखते हैं। हुमायूं, आप लोगों ने नाम सुनते ही साथ दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता है, लुढ़कता उड़कता हुआ आदमी, है ना, धीरे धीरे चल रहा है, गिर गया, सीढ़ियों से समाप्त हो गया। ये वही हुमायूं है, बाबर का पुत्र। देखते हैं। 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा बनवाया था। बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हुमायूं की बेगम थी उनको हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। हज यात्रा करने के बाद उन्हें हाजी बेगम के नाम से जाना जाने लगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दरअसल 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। मकबरे को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। हुमायूं के पिता बाबर और पुत्र अकबर थे। हुमायूं, आप लोगों ने देखा होगा इतिहास में, एक ऐसा पात्र है कि जिसके बाद में मुगल सल्तनत कुछ समय के लिए शांत हो जाती है और उसी समय अफगान सल्तनत जो है वो भारत पर काबिज हो जाती है ना। इसके विपरीत में शेरशाह सूरी से 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक चौसा का युद्ध होता है और एक युद्ध और होता है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। शेरशाह सूरी से वो 2 युद्ध हो जाने के बाद में, चलिए बता देता हूँ, चौसा और बिलग्राम का युद्ध। इन दोनों युद्धों के हो जाने के बाद में हुमायूं भगते भगते फिरते हैं और शेरशाह सूरी कब्जा हो जाता है। 15 साल तक निर्वासित जीवन हुमायूं ने व्यतीत किया है। उसके बाद में फिर देखा जाए तो हुमायूं बाद में आते हैं और फिर से अपनी सत्ता को लेते हैं। जब शेरशाह सूरी नहीं रहता, फिर शेरशाह सूरी के बाद के जो व्यक्ति होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, हुमायूं फिर से सत्ता पे आ जाता है और मुगल सल्तनत फिर से उसी प्रकार से भारत में कामयाब हो जाती है। तो हुमायूं का जो मकबरा है, इससे अक्सर प्रश्न इसलिए आते हैं दोस्तों कि हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर ही आगे चलकर एक तरीके से देखा जाए तो ताजमहल बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं ताजमहल जो है वह एक तरीके से, या हुमायूं का मकबरा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किताबों में कि यह ताजमहल का पूर्वगामी है, यानी कि उससे पहले का है और उसी के तर्ज पर बाद में ताजमहल बना था। चलिए आगे चलते हैं। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10। ये आसियान में 10 सदस्य देश हैं। ये प्रश्न आया हुआ था, थोड़ा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। बैंकॉक जाने का बहुत सारे लोगों का मन होता है, सपना होता है ना। अच्छी जगह है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। चलिए, वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इसके ये जो हैं सदस्य देश हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश फुल फॉर्म है, या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसका सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इस वाले फैक्ट को भी आप लोग याद रखें।
आसियान संगठन में 10 सदस्य देश हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन से हैं? 50वें। कौन से हैं? 50वें। क्लियर है? चलिए हाँ 50वें चूड़ न्यायमूर्ति। क्लियर है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 49वें न्यायाधीश उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी हैं। इनको CJI भी कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में। उदय उमेश ललित, इनका अक्सर आपने नाम देखा होगा उ ललित, है ना? तो ये वही हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं। अब इन पर ज्यादा प्रश्न क्यों आते हैं दोस्तों? VI चंद्रचूड़ दरअसल अयोध्या भूमि विवाद, भारत में बहुत बड़ा ये एक तरीके का विवाद है जो अयोध्या भूमि विवाद है। काफ़ी लोगों की बातें रहती है, अक्सर मीडिया में, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, चर्चा का विषय ये बना रहता है। तो अयोध्या भूमि विवाद के नेता के अधिकार और व्यभिचार से संबंधित मामले सहित शीर्ष अदालत के कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक इन्होंने फैसले किए हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से किस समिति को सम्मानित किया गया है? तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया। इस सम्मान में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि, श्रीफल, सम्मान पट्टिका व साल से सम्मानित किया गया। क्लियर? गोवा में सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में बनाया गया ये बहुत ही बड़ा एक चर्च था। आज भी अगर देखा जाए तो ये एक तरीके की प्रदर्शनी के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि कोई गोवा जाते हैं घूमने के लिए, आप लोगों का बहुत मन होगा जाने का, घूमने का, जब पेपर निकल जाए तो जरूर जाइएगा और बढ़िया एंजॉय करके आइएगा। तो ये जो एक तरीके से देखा जाए प्रदर्शनी के रूप में वहाँ पर है, सब लोग वहाँ पूजा अर्चना करने भी जाते हैं, बहुत बड़ा है। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। पुर्तगाली गोवा में बना सेंट कैथेड्रल राज्य का सबसे विशाल और आकर्षक गिरजाघर है। इसे बनाने में लगभग 57 वर्ष का समय लगा। 1562 से 1619 के बीच बना इस आकर्षक इमारत की लंबाई देखिए 250 फीट है, चौड़ाई 181 फीट और 115 फीट ये चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या एनालिसिस में समय कम होता है, वरना मैं इनकी सबकी फोटो भी आप लोगों के लिए लेके आता दोस्तों। चलिए क्योंकि समय आप लोगों के पास में कम है इसीलिए जल्दी आप लोग याद करते हुए चलें। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? हॉकी। मध्य प्रदेश के शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। मानद कप्तान शंकर लक्ष्मण एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वह 1956, 60, 1964 के ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता था और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर भी थे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक फंड कौन देता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। कौन देता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी दोस्तों पढ़ के जाइएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि इससे आया है तो संभावना बन जाती है कि आगामी समय में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो पटक दें। ठीक है, और दूसरी बात मध्य प्रदेश के ग्रामीण से संबंधित है, उनकी सड़कों से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। आगे चलते हैं। रजिया बेगम दिल्ली की सुल्तान कब से कब तक थी? रजिया बेगम का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा, इन पर एक महत्वपूर्ण मूवी भी बनी थी, है ना, ताकि देशवासी लोग उसको समझें कि कैसा क्या रजिया का जीवन रहा। तो 1236 से 1240 ये समय पीरियड भारतीय इतिहास में यदि दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का पीरियड रहा है। 1236 से 1240 और इसके बाद 4 साल और आप लोग अगर देख लेंगे तो वो तो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव का रहा है। इतने सुल्तान बदले हैं भारत में कि बिल्कुल 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तुरंत बदलते जाते थे। लेकिन 1236 से 40 तक का जो रजिया सुल्तान, चूंकि यहाँ पर ये पूछा गया है तो इनका आंसर तो ये हो गया। अब थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ये एशिया की ही थी, दिल्ली थी और उन्होंने 36 से 40 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश की 4 संतानों में इकलौती बेटी थी। इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र थे दोस्तों उनमें से एक समाप्त हो जाता है, जिसको वो बहुत योग्य शासक मानता था, लेकिन चूंकि वो समाप्त हो जाते हैं एक तरीके से पूर्व पश्चिम में हो रहे विद्रोह को दबाने के क्रम में। फिर वो देखते हैं कि उनका एक और पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि योग्य है नहीं। तब वो अपनी जो पुत्री है रजिया सुल्तान उसको उसमें गद्दी पर बिठालते हैं। और रजिया के बैठने के बाद चूंकि इल्तुतमिश तो रहे नहीं, तो अब एक
औरत खास तौर पर, वो भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम में, और उस तरह में भारत जो है कितना पीछे है, उस समय पर एक महिला का शासक के रूप में बनना, जो सामने पुरुष हैं वो स्वीकार कर नहीं सकते। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद में रही हैं। इसी चक्कर में रजिया बेगम पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रचना खैरा का संबंध किससे है? तो दोस्तों पत्रकारिता से है या पत्रकार से है, याद रखिएगा, है ना। सासाकावा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जोखिम प्रबंधन के लिए। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 30 साल से भी ज्यादा समय से दिया जा रहा है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये 2022 तक पूछे गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, 2022 तक। तो कुल 52 जिले हैं दोस्तों, याद रखिए। 1 अक्टूबर 2018 को गठित निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन, याद रखिए, स्वीडन। पहला नोबेल पुरस्कार 1960 में आयोजित किया गया था, तब यह 4 क्षेत्रों में वितरित किया गया था, यानी 4 क्षेत्रों में दिया गया था। आज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये बताइएगा दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार एक तरीके से देखा जाए तो किसकी याद में है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आप बताइएगा कि वो कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है, कमेंट में। क्लियर। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, साउथ की मूवी यदि देखते होंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना हुआ है? संविधान साक्षर जिला, तो कोल्लम। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री KN बालगोपाल की अध्यक्षता में समारोह में की। क्लियर। इस्लामिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो सऊदी अरब के जेद्दाह में। कहाँ हुई है? जेद्दाह में, जेद्दाह। चलिए, पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो ये सूरज भान जी हैं। एक ही प्रश्न आया था। अर्जुन रामपाल किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जबलपुर से संबंधित हैं। और किस राज्य से हैं? तो ये दोस्तों किससे हैं? मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है। तो ये किस जिले से संबंधित हैं या किस राज्य से संबंधित हैं, इस तरीके से आया था, तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित हैं। अर्जुन रामपाल भारतीय अभिनेता, मॉडल, फिल्म निर्माता और टेलीविजन के व्यक्तित्व जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनकी मूवियाँ ज़्यादा वगैरह नहीं आती, लेकिन एक समय में इन्होंने काफ़ी सारी सुपरहिट मूवियाँ दी हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। विज्ञान में देखते हैं, विज्ञान में क्या क्या आया दोस्तों। चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की? अब आप लोगों ने देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जीएस में यदि देख रहे होंगे तो जीएस में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम से ऊपर निकल गए, है ना। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम अपने अंदाज से भी सही कर सकते थे। तो ऐसे पेपर को मॉडरेट कहा जाता है, मीडियम लेवल का कहा जाता है कि ठीक है। आगे चलते हैं। चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की है, सरल प्रश्न था। पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? या तो एसिटिलीन या फिर एथिलीन, दोनों ही गैसें हैं एक तरीके से देखा जाए। पपीता हो चाहे कोई भी फल हो, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है? कभी कभार तो मुझे ईएसबी पे, अब तो उस ईएसबी कहने लगे हैं, व्यापम हंसी भी आती है। भाई साहब, चौथी बार ये वाला प्रश्न दे दिया गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। मुझे तो लग रहा है पूरे वनारक्षक में ये प्रश्न इनका तकिया कलाम ना हो जाए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी धातु है? तो कैल्शियम एक धातु है दोस्तों। आगे चलते हैं। वस्तु के समान आकार में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर। दोस्तों देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रश्न है वस्तु के समान आकार के अवतल दर्पण पर, यानी दर्पण से संबंधित कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रश्न काफ़ी सारे आ रहे हैं, हर परीक्षा में आ रहे हैं। हो सकता है आज ही नहीं तो कल तक में आप लोगों के लिए ये इससे संबंधित एक क्लास आ जाएगी, तो आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं और जो भी आंसर है वो क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव है? ये भी प्रश्न आ रहे हैं, तो दोस्तों अमीबा है। यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलकर बनी है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से। निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव है दोस्तों? तो अमीबा, पैरामीशियम, ये जितने भी होते हैं ना, ये सभी एक कोषीय होते हैं, है ना। इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है? तो रैफलेसिया, रैफलेसिया। परजीवी क्या होते हैं दोस्तों? परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, वो किसी और पे आश्रित हो जाएंगे, जाके किसी पर चिपक जाएंगे, धीरे धीरे उन्हीं को खाने लगेंगे, इन्हीं को कहते हैं परजीवी। तो इनमें कौन था? रेफलेसिया। क्लियर है। आगे चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित हो क्या कहलाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी?
रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। रक्त का थक्का के लिए जिम्मेदार पुरुष थ्रोम्बिन किसके द्वारा निकलता है? तो रक्त बिंबाणु के द्वारा। अब देखिए रक्त के थक्के पर कितना प्रश्न आया है, यदि आप लोगों ने पुरानी क्लासें देखी होंगी तो आप लोग समझ गए होंगे। विटामिन के मदद करेगा, कैल्शियम सी मदद करेगा, थ्रोम्बिन मदद करेगा, फाइब्रिनोजेन मदद करेगा और रक्त बिंबाणु मदद करेगा। 4 चीज़ें इसमें मदद करती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा जो हेपरिन होती है वो रक्त को जमने से रोकती है शरीर के अंदर, और जैसे ही हमें लग जाएगी तो हेपरिन बाहर आएगी तो वो समाप्त हो जाती है। इन 4-5 बातों को हमेशा याद रखिएगा, तभी रक्त वाला आप जो क्वेश्चन है वो सही कर पाएंगे, अन्यथा कन्फ्यूजन में हमेशा इसको गलत करेंगे। आप को यदि इसको पूरा समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट में जो जेल प्रहरी और पुलिस के लिए रक्त वाला एक अलग से चैप्टर है, उसको देख लेंगे तो एकदम से मजा आ जाएगा और बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस एसिटिलीन। देखिए एक ही परीक्षा में प्रश्न को घुमा के दूसरी तरीके से पूछ लिया गया, यही तो क्वालिटी है ईएसबी और व्यापम की दोस्तों। अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। ये याद रखिएगा, अमरवेल वही है दोस्तों जो छोटे में आप अपने हाथ में बांध कर दूसरे को मार दिया करते थे और बोलते थे अब तुम अमर हो गए हो या मैं अमर हो गया हूँ, है ना। थोड़ा हंसी वाली बात है लेकिन ये वही अमरवेल है। इसको यदि आप लोग कहीं देखेंगे तो ये कम मात्रा में नहीं होती, ये धीरे धीरे इतनी फैलती है कि जो वहाँ का वृक्ष होता है वही बेचारा दब जाता है, कुछ समय के बाद वो खत्म ही हो जाता है, फिर वहाँ अमरवेल ही अमरवेल बसती है। ये परजीवी है और बहुत ज़्यादा फैलती है, याद रखिए, मतलब दूसरे के खाने पर निर्भर रहती है। हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या है। शुद्ध अशुद्ध आया था, तत्सम तद्भव आया है, वाच्य आए हुए हैं, कारक आए हुए हैं, अलंकार आए हुए हैं, समास से प्रश्न था, विलोम से प्रश्न था, पर्यायवाची से प्रश्न था, हास्य रस की परिभाषा थी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। मैथ में देख लिया जाए, लाभ हानि से प्रश्न है दोस्तों, प्रतिशत से प्रश्न है, आयु से प्रश्न है, रेलगाड़ी से प्रश्न है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से है, एमसीएफ एलसीएफ लघुत्तम महत्तम सामर्थक से प्रश्न है, माध्यिका से प्रश्न है, एसआईसीआई से एक एक प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री क्षेत्रमिति से प्रश्न है, समय कार्य चाल दूरी, इनसे भी लगभग सभी से देखा जाए तो 1 2 इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश में भी लगभग वही रहा है। PQRS से देखा जाए तो 5 से 6 हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस 4-5 हैं, स्पेलिंग गलती का 1 है, एंटोनिम सिनोनिम से 2 हैं दोस्तों, बाकी फिर एरर आई हुई थी दोस्तों। यदि आज की हम स्कोर की बात करें तो स्कोर की बात ठीक उसी तरीके से है जैसा पिछली परीक्षाओं में रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो पिछली परीक्षाओं से थोड़ा कम और स्कोर है। कारण उसका ये है कि सामान्य अध्ययन वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो थोड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरल से थोड़ा सा कठिन की ओर आ गया है, यानी बीच के राह में हम देखेंगे कि बीच की स्थिति में आ गया है। इसी चक्कर में थोड़ा जो नंबरों का लेवल है वो डाउन है, लेकिन कुछ लड़कों के नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। कारण ये है कि उन्होंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छी पकड़ बना रखी है, उसमें उन्होंने ज़्यादा ऊपर कर दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लेवल बराबर पे ही रहा है। नंबरों की यदि मैं चर्चा कर दूं दोस्तों तो 55 से लेके यदि देखा जाए तो 45, इन दोनों के बीच में लड़के लोग अधिकतम बता रहे हैं। 70 से ऊपर कम लड़कों ने क्रॉस किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एनालिसिस में, है ना। नमस्कार।